नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पहले आप लोगों ने देखा क्या, पहले आप लोगों ने आदिकाल का जो पहला चैप्टर है, मतलब कि पहला जो एक प्रकार से पड़ाव था, उसको आपने देखा, जिसमें हमने आदिकाल से संबंधित तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में आपको बताया। आदिकाल की सबसे पहले मैंने बताया कि आदिकाल के विद्वानों ने आदिकाल को कौन कौन से नाम से संबोधित किया। उसके बाद में हम लोगों ने आदिकाल की जो साहित्य विभाजन की एक प्रकार से जो रूपरेखा थी पूरी बताई कि भाई आदिकाल में हमको पढ़ना क्या क्या होता है। जैसे कि हमने आपको बताया वहाँ पर कि धार्मिक साहित्य एक हमको देखना है, एक जैन साहित्य, मतलब धार्मिक साहित्य में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य हमने समझा कल की वीडियो में। उसके बाद में हमने लौकिक साहित्य के बारे में देखा कि लौकिक साहित्य क्या होता है, जिसमें ढोला मारू दोहा, जय मैंग जय चंद्रिका, ठीक है, जयचंद्र प्रकाश, कई रचनाओं के बारे में मैंने देखा। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने प्रशस्ति मूलक चरित्र काव्यों में खास करके जो रासो परंपरा के जितने थे, परमाल रासो, बीसल देव रासो, ठीक है, जितनी भी रचनाएं थी मैंने उसको भी देखी। इसके बाद में अब जो है हम लोग चर्चा किसके बारे में करेंगे, अब हम लोग वीर गाथा काल की या वीर काव्य की, या एक प्रकार जिसको आदिकाल कहते हैं, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया, उसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। और कल ही मैंने आपको समझा दिया था कि भाई अगर कल की वीडियो में बताता तो आपका वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता और शायद आप उतनी अच्छे तरीके से उसको ना समझ पाते। तो यहीं पर मैंने क्लास कल की छोड़ी थी और आज मैं यहीं से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। ये क्लास आप लोगों को एक प्रकार से मात्र 100 रुपये में संपूर्ण कोर्स दिया गया है, जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आगे चल करके आपको सेकंड सेमेस्टर में भी एक प्रकार से विधिवत तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। तो एक तरीके से आप मान करके चलो कि आपका भविष्य इतना ही इतना नहीं, बहुत अधिक प्रभावित होगा इस क्लास को लेने के बाद में, चूँकि ये आपको पूरा हिंदी साहित्य आप समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, चले आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताओं को जानते हैं, और खास करके इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी लगाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में जितनी क्लास होगी उसके बाद में जैसे कि मैं पढ़ाऊंगा भक्ति काल, तो उससे भक्ति काल से बनने वाले तमाम प्रश्न और कबीरदास वगैरह से बनने वाले प्रश्न, जैसे सूरदास तुलसीदास, जो भी पढ़ाऊंगा उससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी मैं साथ में बता दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आसानी से सारी चीज़ों को आप समझ पाएँ। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत हमारी ख़राब है, मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे, खांसी वगैरह आ जाएगी तो मैं जो है उसके लिए पहले से माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे। चले, हिंदी साहित्य का आदिकाल विवादास्पद होते हुए भी साहित्यिक वैभव से संपन्न काल रहा, क्योंकि इसमें एक तरफ नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, इसके अलावा प्रशस्ति मूलक काव्य, लौकिक साहित्य, कई परंपरा के काव्य आपको दिखेंगे। तो जरूरी ये एक प्रकार से विवादास्पद काल रहा है, लेकिन फिर भी साहित्य संपदा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसमें बहुत सारे साहित्य संपदा हमको मिलती है। केवल साहित्य ही नहीं अपितु भाषा के दृष्टि से भी यह काल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यह काल नाना दृष्टिकोणों से, नाना माने होता कई दृष्टिकोणों से, अत्यंत महत्वपूर्ण है। शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और अंतर्व्याघातों का युग कभी आया होगा। ये शुरुआत में मैंने बताई थी। इस काल में एक तरफ तो संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं अलंकृत काव्य परंपरा की चरम सीमा तक पहुँच गई थी, और दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि हुए हैं जो अत्यंत सहज सरल भाषा में, अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने धार्मिक मनोभावों को प्रकट करते थे। फिर भी धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी महान प्रतिभाशाली आचार्यों का उद्भव हुआ। इसी काल में आप देखेंगे सारी चीज़ें दिखाई पड़े। दूसरी तरफ निराकार संतों के ज्ञान का प्रचार प्रसार के बीज जो हैं इसी काल में बोए जाने लगे। संक्षेप में यह काल की अगर बात की तो ये भारतीय विचारों के मंथन का काल माना जाता है, और इसीलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय विचार, भारतीय अध्यात्म, सब कुछ आप देखेंगे यहाँ पर टकराते हैं और बहुत सारी नई नई चीज़ें हमारे समक्ष आती हैं। तो कुल मिलाकर के देखें, ये काल भारतीय साहित्य ही नहीं, भारतीय मानसिकता का भी एक प्रकार से उदय का काल मान सकते हैं। भारतीय सूक्ष्मता एक प्रकार से जो, या भारतीय एक प्रकार जो चीज़ें दबी हुई थी, या भारत की जो चीज़ें जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को ख़त्म करने का काम आप देखें बहुत हद तक यहाँ पर चीज़ें हुई। कुल मिलाकर के विचारों का मंथन काल रहा भारतीय विचारों, इसलिए महत्वपूर्ण। अतः आदिकाल की अगर बात की तो आदिकाल क्या है, अभी आदिकाल की विशेषताओं को समझूंगा। आदिकाल वह मजबूत साहित्यिक आधारशिला है, एक ऐसा नींव है, जैसे मैं बात बात नींव की बात क्यों करता हूँ, आधारशिला की बात, क्योंकि जब नींव किसी घर की मजबूत होती है तो उस पर मकान चाहे 2 मंजिला बनाओ, चाहे 4 बनाओ, चाहे 5 बनाओ, बढ़िया से चलत है। ऐसे जब हिंदी साहित्य का शुरुआती काल, आरंभिक काल या आदिकाल, वीरगाथा काल जगह कहते हैं, वो जब एक प्रकार से ओमन बढ़िया बढ़िया पुट है, तमाम प्रकार की विशेषता शामिल ही एक ब्रॉड साहित्य है, तो जब वो पे आधारशिला बने, जैसे 15 इंची दवाली एक प्रकार से नींव भरी है, तो पे चाहे 9 इंची दवाल उठाओ, चाहे 4 इंची, चाहे 9 इंची दवाल, ठीक है, चाहे जैसे बनाओ आप घर, तो बढ़िया से बना चला जे, चाहे सरिया लगाओ चाहे ना लगाओ, सींक लगाओ चाहे ना लगाओ, तो बनी जाए। ठीक है, ऐसा
आदिकाल एक आधार प्रदान करता है आगे वाले हिंदी साहित्य के विचारकों के लिए। आदिकाल एक नींव की भांति एक फाउंडेशन तैयार करता है हिंदी साहित्य के डेवलपमेंट का। ठीक है, तो जिस पर हिंदी साहित्य की भावी अट्टालिका, अट्टालिका माने होता है घर, बड़ा बड़ा महल, अट्टालिका अपनी साहित्यिक वैभव की गरिमा से महिमा मंडित है। संपूर्णतः आदिकालीन काव्य की भावगत और कलागत दो प्रकार की प्रवृत्तियां हमारे समक्ष आती हैं। बेसिकली भावगत प्रवृत्तियां क्या होती हैं? भावगत प्रवृत्तियां मतलब कि ऐसे मान लेते हैं वो वहाँ पर किस तरीके के मतलब भावना से रिलेटेड इमोशंस क्या क्या बताए गए, किसके प्रति सहानुभूति है, किसका वर्णन है। और कलागत विशेषताएं होती हैं जैसे किस छंद का प्रयोग हुआ है, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, किस भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है, किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। ये सब उसकी कलात्मक विशेषताएं, यानी कि दो प्रकार की विशेषताएं, एक कलात्मक और एक भाषागत, दो चीज़ें। पहली बात भावगत प्रवृत्तियां विशेषताओं की अगर बात की जाए, देखिए पहली बात ये है महोदय कि विविधतापूर्ण साहित्य है। विविधतापूर्ण साहित्य का मतलब क्या होता है? ये भावगत विशेषताएं हैं। विविधतापूर्ण साहित्य इसलिए है क्योंकि आदिकाल में साहित्य के विविध रूप दिखाई देते हैं। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया विविधतापूर्ण साहित्य में जैसे हमने सिद्ध साहित्य समझा, सिद्ध साहित्य अपना एक अलग विशेषता रखता है। इसके अलावा जैन साहित्य हमने समझा, वो भी अलग विशेषता रखता है। नाथ साहित्य जो है सिद्ध और जैन या सिद्ध साहित्य का ही एक आगामी रूप मान सकते हैं। रासो साहित्य आता प्रशस्ति मूलक काव्य, ये भी अपना एक विशेषता रखता है। इसके बाद में लौकिक साहित्य भी है और गद्य रचनाएं भी इस समय कुछ मात्रा में आपको दिखेंगी जो कि एक प्रकार से अन्य अन्य भाषाओं में आपको मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से विविधतापूर्ण साहित्य, पहली विशेषता आदिकाल की यही है, क्या? विविधतापूर्ण साहित्य, यानी कई साहित्य का एक प्रकार से जुड़ाव है, जिनमें कई साहित्य को उनको सिद्ध, जैन, नाथ, रासो, लौकिक और गद्य रचनाएं, इन सभी को मिला करके ही साहित्य का, ये सभी को मिला लें तो क्या बनता है? आपका आदिकाल बनता है। क्या बनता है महोदय? आदिकाल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आदिकाल का निर्माण होता है विविधतापूर्ण साहित्य। इसमें कई प्रकार के साहित्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ समझाई थी। जिसमें सिद्ध साहित्य के अंतर्गत साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालिक लोक भाषा में निबद्ध हैं। जैन साहित्य में वे हिंदी रचनाएं सम्मिलित हैं जिनमें जैन धर्म की कथाओं, दार्शनिक मंतव्यों के अंतर्गत हठयोगी कविताओं को लिया गया है। रासो साहित्य के अंतर्गत वे ही रचनाएं आती हैं जिनमें राजाओं के ऐतिहासिक वीरगाथाएं मिलती हैं। कुछ ऐसी भी रचनाएं हैं इस काल में जो किसी भी वर्ग में नहीं आती हैं, उसमें लौकिक विषयों को आधार बना करके लिखा गया है। काव्य रचना के साथ साथ इस काल में गद्य रचना भी दिखाई पड़ती है और इसके थोड़ा बहुत प्रयास आपको दिखाई पड़ेंगे गद्य के, बाकी ज़्यादा प्रयास नहीं मिलेंगे। तो ये है विविधतापूर्ण साहित्य विशेषता। दूसरी विशेषता आदिकाल की क्या है महोदय? दूसरी विशेषता की तो विविधतापूर्ण साहित्य तो आपको समझ में आ गया क्योंकि इससे पहले वाली क्लास उसी पर थी पूरी की पूरी। दूसरी विशेषता आदिकाल की ये है, दूसरी विशेषता भैया बाह्य आडंबरों का खंडन और अंतः साधना पर बल दिया गया। ये विशेषता आपसे आदिकाल की विशेषता 100% प्रश्न परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव में, दीर्घ उत्तरीय में, लघु उत्तरीय में, अति लघु उत्तरीय में सब में पूछा सकता है। तो आप इस वीडियो को अगर देखे रहेंगे तो निश्चित तौर पर सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। ठीक है, मैं एक बार देखूँ कि भाई सही से आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत, बिल्कुल सही दिख रहा है। तो बाह्य आचार्यों का खंडन किया गया, अंतः साधना पर बल दिया गया। शुरुआत में मैंने आपको बताया था, फिर से समझ लेते हैं इसको। देखिए आदिकाल के रचनाकारों की अगर बात की तो आदिकाल के रचनाकारों में वेद सम्मत वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के प्रति समान रूप से विद्रोह की भावना विद्यमान है। मतलब कि जो वेद वर्णित या वेद में जो धर्म के काम बताए गए, व्यक्तियों को प्रभु को प्रदान करने का जो काम बताया गया, कर्मकांड या तमाम प्रकार के पूजा पाठ करने की विधि है, उन सभी का विरोध किया इन सभी लोगों ने। ठीक है, आदिकाल में आते आते नाथपंथी योगियों ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने पर कुतिया पवित्र नहीं हो सकती है, चाहे जितनी भी गंगा में डुबकी लगा ले। ठीक है, यानी जैसे हम लोगों में मान्यता क्या है हिंदुओं में कि भाई गंगा में नहाएंगे तो हमको पवित्र हो जाना है। गंगा माता को हम एक लोग नदी के रूप में नहीं, माता के रूप में देखते हैं। जैसे कि चाहे किसी की बात करें तो ऐसे मैं भी जाता हूँ, जब कभी ऐसे अयोध्या गया घूमने या बनारस जब मैं रहता था तो वहाँ पर जाता था तो मैं गंगा नदी को प्रणाम करता हूँ, अभी भी करता हूँ, चूँकि मेरी मान्यता है, मैं करूँगा। अब जिसकी मान्यता नहीं वो नहीं करेगा। ठीक है, जिसकी जो मान्यता अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म के लोग, जैसे उनके पिताजी ने किया, जैसे मेरे पिताजी ने किया, मैं कर रहा हूँ, हमारा बच्चा भी वही करेगा, ऐसे आगे चल के आगे पीढ़ी, ऐसे ही आपने जो किया होगा आपका बच्चा वो करेगा। तो ये सब संस्कृतियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं पे इन्होंने तर्क किया, नाथपंथी योगी यही बात करके गंगा में डुबकी लगाने से कुतिया पवित्र अगर होती तो उसको मोक्ष पहले मिलता, बजाय एक प्रकार से इसमें नहाने से जो लोग नहाते हैं। इसलिए शुद्धिजन तीर्थ स्नान को नकारते हैं ये लोग। ठीक है, कहते हैं प्रतरंती गंगाया नयम स्वया शुद्धि महिर्ति तस्मा अर्धमाधियाम पुषाम तीर्थ स्नानम तो निष्फलम।
ये बताया था इन्होंने, ठीक है। यानी कुल मिला करके गंगा स्नान और तीर्थ स्नान का विरोध करते हैं ये चीज़ें, यानी कि बाह्य आचार का खंडन करते हैं, अंतः साधना पर बल देते हैं, यानी आंतरिक शुद्धि पर की बात करते हैं, बाह्य आचार या बाह्य शुद्धि की बात नहीं करते। गंगा में नहा लो और आपका मन एक प्रकार से बहुत ही अपवित्र है, आप ईर्षा द्वेष छल कपट दंभ आपके अंदर भरा हुआ है, तो गंगा में नहाने से कुछ नहीं होगा। ये वास्तव में ये बात बिल्कुल ठीक भी है। अगर आप गंगा नहाते और आपके अंदर भी एक प्रकार से किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति छल कपट दंभ नहीं है, तो आप ठीक ठाक हो। लेकिन आप गंगा केवल नहाने आते हो कि हमारा पाप धुल जाएगा और फिर आकर के पाप करोगे कि फिर से नहा लूँगा तो धुल जाएगा, तो ये गलत है। तो इस पर इन लोगों ने खंडन किया इस बात का। तीसरी विशेषता आदिकाल की ये रही है, क्या भैया क्या लिखेंगे, आश्रयदाताओं की प्रशंसा या आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। अतिशयोक्ति क्या होती है? अतिशयोक्ति का मतलब होता है खूब बढ़ा चढ़ा करके बताना। यानी अब बताओ कि जो है हाथ पटक दिए भुइमा जो तो 9 मन माटी लिए उठाए। अरे भैया 9 मन, यक मनमा 40 किलो हुआ था। यक मनमा का किलो हुआ था 40 किलो, कहूँ कहूँ मन 1-1 कुंटल का बतावा था, लेकिन यक मनमा का किलो हुआ था 40 किलो का यक मन हुआ था। अब सोचो हाथ पटक दे भुइमा तो JCB रहा हथवा हो, JCB रहा महोदय, कितना बड़ा वीर हो गया कि पृथ्वी अब हथवा पटकते 9 मन माटी हथवा में आए गए हो। 9 मन माटी मतलब समझो, यक मनमा का किलो, यक मनमा भैया 40 किलो माटी, ठीक है। तो 9 मनमा कितना हो जाए, 9 गुणे 40, 9 चौको 36, 360 किलो, यानी 3 कुंटल 60 किलो माटी यह खाते में सारे JCB नहीं उठाई पावत तो मन ही कहाँ से उठाई ले। तो यह हुआ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, जैसे कि आजकल के गानों में होता है, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। अब ना तहार हाथ आसमां तक जाए और ना कदम में सितारा बिछ पाए, समझत हो। सही है ना, बिल्कुल समझन ज़्यादा देर ना लगाओ। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो ना तो जाएगा ना आएगा। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन का मतलब होता है इतना बढ़ा चढ़ा करके बता दियो कि सुने वाले एकदम से गुरु उफान हो जाए। अब 18 साल तक हर छतरी थोड़े मर जाए, लेकिन बतावा कि 12 बरस ले कुकर जीवे 13 ले जीवे सियार। तो ये सब वीरतापूर्वक उत्साह भरने के लिए राजा के अंदर है, जूझ जाओ, मर जाओ, जाए लड़ भिड़ जाओ, इसके लिए कहते थे। ताकि कोई क्षत्रिय कायर ना हो जाए, कोई राजा प्रजा की देखभाल अच्छी तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो प्रजा की रक्षा करने योग्य है कि नहीं है। इसलिए जो कवि होते थे वो राजा को मोटिवेट करते थे। जैसे आजकल के मोटिवेटर हैं जो यूट्यूब पर तमाम लोग आते हैं, आज से उठो, दुनिया का कोई ताकत तुमको नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से, ये हो सकता है चीर दोगे, फाड़ दोगे, ये कर दोगे और तो कर दोगे, खत्म। एक दिन लड़का वीडियो देखे, आज चली थी किताब, यह किताब पढ़ा, वह किताब, यह किताब, सब पढ़ पढ़ खत्म। आज तो मारे तीरंदाजी, एक दिन पढ़े लड़का, दूसरे दिन फिर बोले ए फलाने भी अब सीरीज आ रही हो, इंस्टाग्राम पर रीलिया नई नई आई हुआ का देखे है, फेसबुका देखे हो पे बड़ी बड़ी वीडियो आवत थी, पिक्चर के बढ़िया बढ़िया क्लिप आवत थी, यूट्यूब पे आज ही वीडियो लॉन्च भैया का देखे है, ये कॉमेडी देखे है। तो दूसरे दिन से तहार मोटिवेशन लेवल गिर जाए। मोटिवेशन अगर केहू दिया के तुम्हें लिए है तो थोड़ा दिन तक ले सकते हो। मोटिवेशन जब तक अंत साधना पर आप बल नहीं देंगे, आंतरिक मोटिवेशन आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। ये सोचो कि हम वीडियो देखे केहू कहीं ये वो खलास मार देंगे, ये कर देंगे, वो ना। मोटिवेशन में उतना बहुत सारे लोग देखत देखत परेशान हो जाते हैं। जैसे हमारे गांव में का दो जने हैं, अब का बताइए, वो दिना भर बिल गेट्स और इनके वही स्टोरी देखा करते हैं, वैसे नीचे बतिए नहीं करते। अरे बिल गेट्स या जो अंबानी या जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है। अब डायरेक्ट आप सोच रहे हैं कि बिल गेट्स के टक्कर का मैं बन जाऊंगा, ये बिटकॉइन लगा करके वो शेयर मार्केट में पैसा 500 करोड़ आवे वाले समय हम कमाए लेबे। हमसे तो नहीं, यूट्यूब में कुछ नहीं रखा है शुक्ला जी, शेयर मार्केट में आई जाओ, दुनिया भर के। हम का भैया ठीक है, आए तो जाबे करब, कहियो समय आए तो थोड़ा बहुत और कमाए ली पैसा रुपया, जो कुछ मिल जाए 10-5, उसके बाद में आई जाए शेयर मार्केट में। अच्छा कुछ नहीं, तो इतना मेहनत कर तो दिना भर मरा जात हो, पढ़ावत पढ़ावत कितना पाई जात हो। हम कहें भैया कुछ नहीं पाए, खर्चा पानी अपन चल जाते, कपड़ा लत्ता खरीद ली थे। कहीं अच्छा
बताएं नहीं सब काम करो। तो ऐसे मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशन आपका दीर्घकालिक नहीं होता है। एक दिन में तो खूब मजा आए पढ़े में, दूसरे दिन फिर आए, तीसरे दिन से फिर वैसे आए जीवनचर्या। छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उसको फिट करो, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो पृथ्वीराज मतलब आशा करता हूँ कि अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा इसमें खूब दबा करके करी गई है। इस काल के वीर काव्य प्रणेताओं ने अपने अपने आशादाताओं राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की है। अपने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णों के द्वारा इस काल के कविगण अपने अपने आशादाता राजाओं के हृदय में अद्भुत वीरता का संचार करते रहते थे। यद्यपि इनकी उक्तियाँ अतिशयोक्तिपूर्ण होती थी, तथापि उक्त राजा को अपने कर्तव्य मार्ग पर अग्रसरित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। यथा जैसे कवि चंद्रबरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य हो रहे युद्ध में पृथ्वीराज के क्रोध का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया और कहा, जैसे पृथ्वीराज, जब उस समय पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी लड़ रहे थे, उस दौरान की बात है। चंद्रबरदाई ने कहा कि वीर रोष बर बैर बर और झुक लग गो आसमान, तो नंदन सोमोस को फिर बंधो सुल्तान। इस तरीके से कहते थे, ठीक है। 24 गज और एक और है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं पे मतलब खूब बढ़ा चढ़ा करके इतना वर्णन कर देना कि राजा के अंदर एक प्रकार से उफाल आ जाए और वो एक प्रकार से अपने जो शत्रु है उसको पराजित कर दे। तो ये होता था अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, खूब बढ़ा चढ़ा करके बताना। चौथी विशेषता यह है कि वीर रस की प्रधानता। वीरतापूर्वक रचनाएं चूँकि हो रही थी, चूँकि लड़ाई भिड़ाई हो रही थी, तो उसमें वीरतापूर्वक रचनाएं हो रही थी, तो वीर रस इसमें प्रधान है। राजनीतिक संघर्ष में वातावरण में युद्ध राजपूत राजाओं के जीवन का एक अति आवश्यक अंग बन गया। उन्हें प्रतिपल शत्रु को पराजित करने की प्रेरणा देने के लिए कविगण जो होते थे, वीर रस प्रधान हुंकार भरी वाणी में कविताएं सुनाया करते थे, ठीक है, ताकि वो एक प्रकार से उनके अंदर मोटिवेशन लेवल घटने ना पाए। इस प्रकार वीर रस का जैसा सुंदर परिपाक उनके सभी अवयवों का जितना सजीव, एक प्रकार से जितना सजीव वर्णन इस काल में साहित्य में उपलब्ध होता है, वैसा अन्यंत्र नहीं होता है। यथा विभाव में शत्रु वर्णन द्रष्टव्य होता है। मतलब कुल मिलाकर के आप देखेंगे शत्रुओं का वर्णन वीरतापूर्वक किया गया है, और एक प्रकार से ऐसा वर्णन जो देखेंगे वो एक प्रकार से होता रहता है, ठीक है। और इसमें आप देखें जैसे कि एक उदाहरण है कि मंजारी चखी पुष्प चंबक लारी, हजारी हजारी एक जोध भारी। मतलब हजार हजार पे एक एक जोधा भारी हैं। आप सोचो, एक एक व्यक्ति हजार हजार को, 1 लाख को, इसे वो कहावा जो सिख संप्रदाय में या जो सिख गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी, मतलब कि एक था नहीं कि जो है जिसमें एक एक व्यक्ति जो है हजार हजार व्यक्तियों सिख के पर भारी है। और वास्तव में सिख संप्रदाय के लोग या सिख जो लोग होते हैं, सरदार जी लोग, बड़े हट्टे कट्टे होते हैं। 4-5 को तो मार ही देंगे, मतलब 4-5 लोग जो है हम जैसों को तो वैसे उड़ा देंगे। एक एक मुका मरी है तो फाट फाट पर हम सब, ठीक है। तो इस तरीके से तो मंजारी चक्खी पुष्प चंबक लारी, हजारी हजारी के जोध भारी, इराकी अरबी पटी तेज ताजी और सुरक्की महाबांध कम मानबाजी। इस तरीके से एक प्रकार से वर्णन होता था चीज़ों का, ठीक है, शत्रुओं का वर्णन, मतलब जो युद्धों का सजीव चित्रण करते थे। अगला 5वां विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन। यानी कि चूँकि जो वीरतापूर्वक जो मतलब कि जो राजा होते थे, जो उनके कवि होते थे, वो राजा के साथ युद्ध लड़ने भी जाते थे कि भाई जो राजा कैसे युद्ध लड़ रहा है, कैसे तीर मार रहा है, कैसे भाला फेंक रहा है, कैसे तलवारबाजी कर रहा है, तो उसको जैसा देखते थे वैसा लिखते थे। इसी को बोलते युद्धों का सजीव चित्रण करना, ठीक है। तो वीर रस के साथ ही इस कवियों ने रण स्थल का आंखों देखा चित्रण खींचा है। उनका सेना वर्णन कैसा है, रण कौशल कैसा, युद्ध चित्रण तथा तलवारों की खनखनाहट कैसे होती, ध्वन्यात्मक भाषा का चित्रात्मक शैली अद्वितीय रूप से प्रस्तुत की गई यहाँ पर। जैसे कमान बाण छुट्ट ही अपार, मतलब कि कमान तीर झर 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 बाण चल रहा है। अर्जुन और जैसे कर्ण का युद्ध देखो टीवी में, एक बाण मारी दूसरा उनका धनुष टूट हुआ, मारी गणाम से इनका भाला टूट हुआ, उनके मारी तलवार टूट, ऐसे झर 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 बाण चल रहा है। ऐसे आदिकाल में कमान बाण छूट ही अपार, 100 बाण निकलते कमान से, झर 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 बरसा होती बाणों के, रिम झिम भाला बरसे वही मैदान के बीच मझाए। यही मेर के हुआ था युद्ध, युद्धों का सजीव चित्रण। लांगत लोह इमेज सारी धार, तो इस तरीके से, ठीक है। कमान बाण छुट्टे ही पार, लांगत लोह इम सारिधार, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जो चीज़ें होती हैं, यानी युद्धों का सजीव चित्रण जैसा देखते थे वैसा बताते थे, हालांकि उससे थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके ही बताया करते थे। 6ठी विशेषता ये है भैया, वीर और श्रृंगार के समन्वय की इनका, वीर रस और श्रृंगार रस दोनों मिले आपका यहाँ। प्रेमों मिले आदिकाल में खूब दबाई के, और ओकरे बाद में मार काट खूब मिले। जैसे जाकर बिटिया सुंदर देखें, जबरन ब्याह लिए करवाए। जब बिटिया देखत रहे कि हाँ ठीक ठाक है, सुंदर है, वह के शादी करवाए, वैसे ज़बरदस्ती शादी कर लेते रहे। यानी कि 2 चीज़ें होती थी वीरगाथा काल में, एक शौर्य, दूसरा सौंदर्य। शौर्य कौन होता है? शौर्य यानी जिसके पास बल है, ताकत, पावर, शक्ति,
सौंदर्य क्या है स्त्रियों के पास? सौंदर्य स्त्रियों का गहना है। पुरुषों का गहना शौर्य होता है, मतलब लड़ाई भिड़ाई, बल, पावर, ये पुरुषों का गहना है। तो जो जिसके पास शौर्य है, जिसके पास पावर है, शक्ति है, उसी का अधिकार होता था सौंदर्य पर, मतलब कि स्त्रियों पर। तो स्त्रियों को एक प्रकार से सौंदर्य की वस्तु या सौंदर्य रूपी एक प्रकार से मान करके उनको भोग्या समझाता था। भोग्या मतलब भोग की वस्तु समझते थे। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हुआ करती थी। तो जाकर बिटिया सुंदर देखें जबरन ब्याह लें करवाए। ऐसे ही जब किसी का डोला निकलता था, डोली निकलती थी, तो उस दौरान भी एक प्रकार से जो राजा महाराजा होते थे उनके राज्य से गुजर रही मान लेते किसी की डोली, देखे डोली, रोको रोको रोको, रोका, देखा घूंघट उठा करके, अगर अच्छी हैं अच्छा ठीक है तो ये राजा दरबार भेज दो, अगर नहीं भेजा तो धय दो डोला समर खेत में। चाहे राजा महाराजा, चाहे कितना बड़ा तू पहलवान हो, धय दो आज हो ये युद्ध, और जे जीते ते ले उठाए, धय दो डोला समर खेत में। समर खेत माने होता युद्ध के मैदान, युद्ध के मैदान में डोली धय दो बिहिला गे। अब जे जीते, जो लड़के जीते, जकरे पास शौर्य ज़्यादा हो वही सौंदर्य पर अधिकार है, ते मेहरारू को ले जाइए। मेहरारू माने औरत। ठीक है, इस तरीके से आदिकाल में होती थी चीज़ें। तो वीर और श्रृंगार का समन्वय, समन्वय माने मिला जुला रूप है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कभी कभी किसी किसी मूवी में गाना बजता रहता है, और गाने पहले बॉलीवुड पुरानी मूवी में गाना भी बजता रहता है, तो उसमें मार धाड़ अंदर अंदर सब चलता रहता है, मार धाड़ भी। तो वो वैसे चीज़ें यहाँ पर इस काल की कविता, जहाँ एक और वीरता के खड़क लिए रणचंडी का हुंकार करती है, वहीं दूसरी ओर श्रृंगारिकता के विलासी लिबास से आवेष्टित हो चूड़ियाँ की खनखना, मतलब चूड़ियाँ खनखनाती, एक तरफ से तलवार की चमक और तलवार की खनखनाहट होती, दूसरी तरफ चूड़ियों की खनखनाहट और घुंघरू के आवाज़ कानों में सुनाई पड़ती है। जब विदेशी आक्रामकों से, मतलब कि आक्रामक जो रहे हैं विदेशी लोग, जो उससे मुकाबला करने के लिए राजा चलते थे, तो उनके आश्रित कवि जो होते थे वीर रस की उद्दाम धारा प्रवाहित करते थे। राजपूतों के युद्धों का एक कारण सुंदरियाँ भी थीं। जब कोई राजा किसी राजा की राजकुमारी या कन्या के रूप में सौंदर्य वर्णन को सुनाते थे, तो उसके प्रेम में दीवाने बन जाते थे। यानी जो कवि लोग होते थे ये राजाओं के, मतलब तमाम राजाओं के यहाँ पर जाते थे, तो उनकी अगर सुंदर स्त्री को देख लिया, कन्या को देख लिया, उनकी राजकुमारी को, अरे भैया फलाने राजकुमारी एकदम से हीरा ही, इतनी सुंदर ही, उनके आँख एकदम से मृग नयन है, चलत ही हाथी के समान, गजगामिनी हैं, रेशमी जुल्फें, सरबती आँखें, आँखें हैं मधुशाला, इस पे शेर लिखूं या गज़ल कहूँ, तेरे होंठ हैं सुर्ख गुलाबी। इस तरह की चीज़ें होती, यानी कि आकर के कबीले लोग जो होते थे राजा चढ़ाए देते रहे। अब जब राजा चढ़ाए दिन, राजा अरे दादा इतनी सुंदर, तो पूरी अप्सरा है, चलो चढ़ाई करो, सेनापति आदेश दो, जाओ बता दो, एक चिट्ठी लिखें, फलाने राजा तुमसे शादी करना चाहते हैं, बता दो, अगर शादी ना ही करें चढ़ाई कर दो। जैसे माहिष्मती ने चढ़ाए माहिष्मती देखा बाहुबली मूवी, उसमें जैसे होता वैसे। तो उनके प्रेम में राजा दीवाने बन जाते थे, और उस राजा पर आक्रमण करके, अपहरण करके की योजना बनाते थे। तो उस समय कवि अपनी लेखनी के द्वारा श्रृंगार रस की मधुर स्रोत वाहिनी प्रवाहित करने में लगा करते, इसलिए लगते थे चूँकि राजा को बताना कि भाई राजा साहब राजा की बिटिया बड़ी सुंदर ही, तो इससे क्या होता है, कुछ मिल जाता है, राजा निकाल के ले हीरे खार ले जाओ, बताए दे, इस तरीके से। ठीक है, फलस्वरूप इस काल के काव्य में वीर व श्रृंगार रस का अद्भुत समन्वय पाया जाता था। वस्तुतः वीर धारा की अंतः जो सलीला है श्रृंगार धारा रही है, और वीर मतलब बीसल देवरासो तो श्रृंगार का भी है। कुल मिलाकर के अगर देखें तो वीरता के साथ साथ श्रृंगार का भी बड़ा जबरदस्त तरीके से वर्णन इन कवियों ने किया है। सातवां विशेषता ये है, अन्य रसानुभूति की अभिव्यक्ति और वीर श्रृंगार दो प्रमुख रूपों में अतिरिक्त, मतलब कि आप देखेंगे अन्य रसानुभूति, मतलब कि अन्य रसों की भी एक प्रकार से इसमें प्रयोग किया, अन्य रस भी लिखा गया है, जैसे कि मतलब अन्य रस का प्रयोग भी इस रचना में किया गया, जैसे कि वीर रस और श्रृंगार रस के अलावा भी और रसों का प्रयोग किया गया है, यत्र तत्र आपको मिल जाएंगे। जैसे कि काव्य में प्रसंग अनुकूल रौद्र रस का प्रयोग, यानी जहाँ पर रौद्र यानी एकदम से सचंडी, मतलब कि रौद्र मतलब होता है ना कि एकदम से क्रुद्ध वाला स्वरूप, भयानक, अद्भुत, शांत, और रण स्थल के दूसरों दृश्यों में विभत्स रस का भी, विभत्स रस मतलब क्या होता है, जहाँ पर खून, मांस, हाड़ ये सब दिखाई पड़ती हैं। जब लोग मर जाते हैं उसके बाद में जब कौवा, गिद्ध, चील उनकी मांस को उड़ करके खाते हैं, तो इस तरीके से चीज़ें वो भी विभत्स रस का वर्णन करती। विभत्स माने होता है एकदम से बदबूदार एरिया, बदबूदार चीज़ें। कहों कमध कहों मध्य, कहों कर चरण अंतरूरी, कहों कंध बही तेग, कहों सिर जुट्टी फुट्टी उर। इस तरीके से ये एक प्रकार से विभत्स का वर्णन आप देख पा रहे होंगे। तो ये है चीज़ें, आप उदाहरण लिख सकते हैं, और ना चाहें तो आप इन चीज़ों को समझ जाएं तो आप आसानी से बना करके लिख पाएंगे।
8वां पॉइंट तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं, ठीक है। चलें, प्रकृति चित्रण। और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने साथी, जैसे कि आपका अगर 3-4 साथी हैं तो कम से कम 3 लोगों को ये कोर्स दिलवाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पूरी मेहनत के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ महोदय, तो आपकी ये कर्तव्य है कि आप इस कोर्स को फैलाएं। और बीए के क्षेत्र में अगर मैंने कोर्स लॉन्च किया पहली बार या दूसरी बार, तो आप उसको समर्थन दें। चूँकि मैं कोर्स पढ़ा देता हूँ और उसको आप लोग जब नहीं लेते हो, और मैंने मेहनत कर दी, कम से कम 1000 रुपये वाली मेहनत करी मैंने, और मात्र 100 रुपये में मैं एक प्रकार से कोर्स को लॉन्च कर रहा हूँ। कम से कम 60-65 वीडियो तो बनाना पड़ेगी, इसके लिए विधिवत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं इतनी एक प्रकार से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अगर थोड़ी सी आप मेहनत करो, मात्र 100 रुपये की बात है, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप इकट्ठा करेंगे पैसे, 100 रुपये आपके पास तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो आप दूसरे 2-3 व्यक्तियों को और कोर्स दिलवाएं कि वो कोर्स लें और पढ़ें अच्छे तरीके से। कोर्स लेने के कई फ़ायदे आपको मिलेंगे। इससे क्या होगा कि भाई आप लोग जानते हैं PDF नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे, ये चीज़ें जो हैं आपको PDF नोट्स में मिल जाएंगी। प्रकृति चित्रण, इस काल के कवियों ने आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में प्रकृति का चित्रण किया है। उद्दीपन रूप क्या होता है? उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण अपेक्षता अधिक सफलता के साथ किया गया है। चंद्रबरदाई रचित पृथ्वीराज रासो के 27वें सर्ग के रेवा तट में, या रेवा तट जो है उसमें समय में, रेवा तट समय में कवि ने प्रकृति का चित्रण बड़े मनोरम और सुंदर ढंग से किया है। कुल मिलाकर के रेवा तट जो है पृथ्वीराज, मतलब कि जो पृथ्वीराज रासो है उसमें जो वो बटा हुआ किसमें बटा? सर्ग में बटा हुआ है। 27वां सर्ग और रेवा तट समय में बटा हुआ है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये प्रकृति का चित्रण भी खूब अच्छे तरीके से, यानी आलंबन और उद्दीपन दोनों प्रकार के प्रकृति के रूपों का वर्णन आपको दिखाई पड़ेगा। अगली बात है, राष्ट्रीय भावना का संकुचित रूप भी आपको दिखाई पड़ेगा। चूंकि संकुचित रूप इसलिए दिखेगा चूंकि राजा जो मतलब कि जो होते थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, केवल अपने ही राज्य की बात करते थे, कोई भारत देश की राष्ट्रीयता की बात नहीं हो रही थी। क्योंकि भारत जैसा कोई देश उस समय, या भारत एक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ करता था, छोटे छोटे राज्य थे और लोग अपने ही राज्य की प्रशंसा, अपने ही राजाओं की प्रशंसा करते थे, दूसरे राज्यों का एक प्रकार से विरोध करते थे। इस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। तो संकुचित राष्ट्रीय भावना थी, यानी इस काल के राजाओं के सम्मान, मतलब समान ही उनके आश्रित कवियों की दृष्टि में भी उनका राज्य ही राष्ट्र होता था। यानी तो इतना राज्य ये है, इतना राज्य ये है, तो ये अपने राजा के बारे में ही बताएगा अच्छे तरीके से, इसमें ही राष्ट्रभक्ति, इसके बारे में, इस राष्ट्र के बारे में उसकी भक्ति नहीं रहेगी। तो यानी संकुचित दृष्टिकोण था। इसलिए अपने सीमित क्षेत्र में आश्रयदाताओं का गुणगान ही उनका कर्तव्य रहा है। यही कारण है कि जयचंद जैसे देशद्रोही को लेकर के भी जयचंद्र प्रकाश, जयमंक, जस चंद्रिका आदि ग्रंथ लिखे गए। चूँकि जयचंद्र प्रकाश मतलब कि जयचंद जो राजा था ये अलग का राजा था और पृथ्वीराज चौहान अलग के राजा थे। तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद बेसिकली भारत के ही तो थे, लेकिन विदेशी मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी की मदद किया जयचंद ने। अब इसलिए जयचंद की बुराई होनी चाहिए पूरे देश में, लेकिन चूंकि जयचंद के भी कवि रहे हैं, जयचंद के भी आश्रयदाता रहे हैं लोग, जयचंद के जो आश्रयदाता रहे उन्होंने जयचंद के बारे में बड़ाई लिखी। चूँकि वो अपने राजा की बड़ाई करेंगे, पृथ्वीराज चौहान की थोड़ी करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें हुई। तो आदि ग्रंथ लिखे गए। अस्तु सभी भारतीय राजाओं को संगठित करके विदेशी आक्रमकों का मुकाबला करने की व्यापक राष्ट्रीय भावना की अनुगूंज आदिकाल की कृतियों में नहीं मिलती हैं। यानी पूरे भारतवर्ष में एकता का एक प्रकार सूत्रपात नहीं दिखता है। 10वीं विशेषता इसकी है आदिकाल की कि लोक जीवन की अवहेलना करी गई इसमें। आदिकालीन कवि दरबारी और स्वामीना सुखाए होने के कारण से, यानी कि केवल राजा महाराजा की ही लेखनी या राजा महाराजाओं के इतिहास के बारे में भी आपको आदिकाल में मिलेगा। इसके अलावा जनता के बारे में नहीं मिलेगा। जो साहित्य एक प्रकार से जनता के लिए जाना जाता है उसके लिए नहीं लिखा गया। यानी कि यहाँ पर केवल राजा महाराजा या एक प्रकार से केवल उच्च वर्ग की ही एक प्रकार से वो लिखी गई है। बाकी और आम जनता के बारे में, उनके कष्ट के बारे में, उनकी सिचुएशन स्थिति के बारे में नहीं लिखा गया। ठीक है। तो लोक जीवन का, जनजीवन का संघर्ष या संस्पर्श नहीं हुआ है, केवल सामंती जीवन उभरा है। स्वयं इन राजाश्रित कवियों के राजागण भी तो युद्ध में लिप्त रहा करते थे, अतः इन्हें लोक जीवन की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं कहीं थी। इसलिए इस काल के कवियों की कृतियों में लोक मंगल की भावना की सर्वथा उपेक्षा की गई। यानी लोक मंगल की भावना आपको नहीं दिखेगी। जो लोक मंगल की भावना करके आपको तुलसीदास के काल में दिखेगी, भक्ति काल में दिखेगी, वो लोक मंगल की भावना आपको आदिकाल में बिल्कुल नहीं दिखेगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान। यानी कि केवल और केवल राजा महाराजाओं से जुड़ा हुआ काव्य ही मिलेगा, आम जनता से संबंधित काव्य आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा आदिकाल में। ये विशेषता। अगली विशेषता 11 नंबर देखेंगे, इतिहास की उपेक्षा करी गई यहाँ पर। यानी इस काल में जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, इतिहास मतलब कब की घटनाएं हैं, कब की हैं, कैसे कैसे हुई हैं, पूरा इतिहास में जो लिखा है उसका अवहेलना करती है। यानी कि ये साहित्यिक दृष्टिकोण पर लिखेंगे, साहित्यिक धरातल है, ऐतिहासिक धरातल पर काम नहीं करती। ठीक है। इस काल के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं राजाओं की प्रशंसा इतनी तल्लीनता से की है कि उसमें इतिहास और समय का ध्यान नहीं दिया है।
कवियों की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की झोंक कहीं कहीं उसकी ऐतिहासिकताओं के समक्ष भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। इतिहास की इसी उपेक्षा के कारण से समीक्षकों ने उनकी कृतियों को अप्रामाणिक, संदिग्ध और जाली करार कर दिया कि भाई ये रचनाएं जो हैं वो सटीक नहीं है, जाली रचनाएं हैं। जाली मतलब होता है कि जो है नकली रचनाएं हैं, बाद में लिखी गई हैं, ठीक है, उस दौरान की नहीं है, लेकिन फिर भी साहित्यिक दृष्टिकोण में लिखी गई हैं रचनाएं, ये एक प्रकार से ऐतिहासिक दृष्टिकोण में नहीं लिखी गई हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता होगा लोगों को। अगला प्रश्न 12, रासो ग्रंथ की परंपरा। चूंकि इस काल के कवियों ने प्रमुख रूप से अपने आश्रयदाताओं से संबंधित चरित्र काव्य लिखे हैं, जिनमें सामान्यतः रासो नाम से मतलब उसको बताया, यानी कि जो अपने राजाओं के, से बीसल देव, अब बीसल देव राजा हैं, उनका चरित्र है बीसल देव रासो, ठीक है। ऐसे ही परमालिक परमर्दिदेव वर्मन, उनके एक प्रकार से थे, तो परमाल जो है उनका राजा थे, मतलब परमाल तो कौन थे, परमाल रासो को कर दिया गया। तो ऐसे ही रासो जो था, जैसे चरित होता था पौम चर्यू जी है, तो ऐसे चर्यू होता था चरित मानस, मतलब कि चरित्र, उनके चरित्र के बारे में, ऐसे ही रासो होता था। तो यथा ऐसे पृथ्वीराज को लेकर के पृथ्वीराज रासो, बीसल देव को लेकर के बीसल देव रासो, खुमान को लेकर खुमाल रासो, परमाल को लेकर परमाल रासो लिखा गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कलागत विशेषताएं कुछ हैं, यानी कि जैसे रस छंद अलंकार को लेकर के कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। देखें, और भाव पक्ष आपने समझ लिया, अब कला पक्ष, रस छंद अलंकार, भाषा, ये सब कैसे, तुकबंदी, ये सब क्या कैसे की गई हैं। भाव पक्ष की भांति भाषा, अलंकार, छंद, काव्य रूप और शैली, ये दृष्टि से अगर देखें तो विविध मुखी प्रयोगों का काल रहा है, जो आदिकाल रहा है। क्योंकि भाव पक्ष जो है वो एक प्रकार से जो मैंने ऊपर बताई सारी चीज़ें वो होती हैं, ठीक है। कलागत जो होती है उसमें रस छंद अलंकार का प्रयोग कैसे हुआ, वो कलागत विशेषताएं होती हैं। तो किसी भी एक प्रकार से अगर काल की विशेषताओं या प्रवृत्तियों को पूछा जाएगा तो भावगत और कलागत दोनों विशेषताओं को आपको लिखना पड़ेगा। तब देखते हैं पहली विशेषता जो भावगत, मतलब कि ये कलागत है या कलागत विशेषताएं हैं, वो क्या है। सबसे पहली बात, भाषा का विविध रूप आपको यहाँ पर मिलेगा। भाषा, कई भाषाओं का प्रयोग मिलेगा। इस काल के भाषा के विविध रूपों को देखने को मिलता, कई रूप मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती हैं इस काल की कविताओं में, पर साथ ही साथ कहीं कहीं पर भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में पाई जाती है। उसमें प्राकृत और अपभ्रंश जो भाषा है उनके शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूप में विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग से प्रयोग किए गए हैं। कुल मिलाकर के भाषा का कोई सटीक वर्णन नहीं किया गया, पुरानी रूप भी है और नए रूप भी मिलते हैं आपको, यानी कि दोनों प्रकार के रूप, मतलब भाषा के रूप में मिलती चीज़ें। सारतः आदिकालीन रचनाओं में हम संस्कृत के शब्द तमाम देखेंगे, प्राकृत के शब्द, अपभ्रंश के शब्द, ब्रज भाषा के, और राजस्थानी भाषा में डिंगल पिंगल जो है उनके बारे में आप देखेंगे। डिंगल पिंगल भाषा, अरबी फारसी के शब्द भी आप देखेंगे, चूँकि मुस्लिम आक्रांता इस दौरान भारत में आ रहे थे तो उनके भी जो शब्द हैं जो प्रचलन में आए उनको भी लिखने का प्रयास, मतलब उनके शब्दों का भी प्रयोग हुआ। रासो ग्रंथ में आए इन भाषा प्रयोगों को खास करके जब इन सभी मिश्रित भाषाओं को क्या बोलते हैं, डिंगल और पिंगल के नाम से जानते हैं। डिंगल और पिंगल ऐसी भाषा जो राजस्थानी में जब प्राकृत अपभ्रंश से सब मिल जाती हैं तो उसी को डिंगल पिंगल कहते हैं। डिंगल भाषा रूप का एक उदाहरण अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये उदाहरण है डिंगल भाषा, ठीक है। ऐसे डिंगल भाषा होती थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे ये देखें डिंगल भाषा, रहंगी फिरंगी हलम्बी समानी और ठट्ठी ठठ बल्लोल ढालम निशानी, ठीक है। ये एक प्रकार से आपका डिंगल भाषा का रूप है। इसमें द्वित अक्षरों खास करके कर्ण कटु ध्वन्यात्मक और क्लिष्ट वर्णों की प्रचुरता है। द्वित वर्ण मतलब होता है जैसे कि ठट्ठी ठठ ठठ या बल्लोल, जैसे ला दो बार आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे ठट्ठा 3 बार ठठा आ गया। ऐसे ही रहंगी फिरंगी हलम्बी, ये सभी द्वित व्यंजन, द्वित वर्ण, ये सब आते रहते हैं, ठीक है। ध्वन्यात्मकता जैसे कि रहंगी फिरंगी हलम्बी समानी ठट्ठी ठठ बल्लोल बल्लोच ढालम निशानी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ध्वन्यात्मकता, क्लिष्ट शब्द है, पढ़ने में दिक्कत होती है, क्लियर। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आपको यहाँ पर दिखेगा। अलंकार योजना दूसरी, यानी कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अलंकार योजना की अगर बात की है तो इस काल के कवियों ने प्रायः सभी प्रचलित अलंकारों का, जैसे कि उपमा का प्रयोग मिलेगा यहाँ पर, रूपक का, उत्प्रेक्षा का, अनुप्रास, प्रतीक, भ्रांतिमान, इन सभी अलंकारों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। रेवा तट समय जो है पृथ्वीराज रासो का है, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है कि कर श्रृंगार अलिन संग रिमझिम झुंडन मंझ और बंसन रंग नवरंग रंगे जानू की फुल्लें संघ। ये एक प्रकार से क्या है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु मानो जन जानो, मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है।
उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जैसे कर श्रृंगार अल अलिन संग रिमझिम झुंडन मंज और बसन रंग नवरंग रंग जानो की फुलने संग, जानो मन मानो जन जानो, अगर ये सब आ गए तो समझे भ्रांतिमान, मतलब ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ऐसे ही और अलंकारों की अगर बात की जाए, इसी तरीके से आदिकाल की रचनाओं में अनुप्रास के सभी शास्त्रीय भेदों का उदाहरण, चूंकि अनुप्रास अलंकार जैसे छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, वृत्ता अनुप्रास, अनुप्रास के कई भाग 4-5 भाग होते हैं, उन सभी का प्रयोग आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, रेवा तट समय में भी आप देखेंगे पृथ्वीराज रासो की रचना में, पृथ्वीराज रासो में ही, जैसे पहले उदाहरण जंग जुरन जालिम जुझार भुजसार भार भू, इसमें वृत्त अनुप्रास है। वृत्त अनुप्रास का मतलब होता है कि जब एक प्रकार से व्यंजन मणों की आवृत्ति लगातार एक क्रम में हो और एक झुंड झुंड में हो, एक वृत्त के रूप में हो। वृत्त मतलब जैसे यहाँ पर देखिए जा जा जा, फिर देखिए यहाँ पर जा, ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे सा, ठीक है, सही जगह मतलब या भा भा भा, ये तो इस तरीके से आगे भी पीछे भी सब जगह आप देखेंगे कि भाई एक ही व्यंजन वर्णों की आवृत्ति लगातार हो रही, तो वो होता है आपका वृत्त अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार बेसिकली क्या होता है, अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है, आप इंटर में हाई स्कूल में पढ़ करके आए होंगे। क्या होता है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होती है और कई बार होती है, जैसे कि तरन तनूजा तट तमाल तरवर बहुछाए, अब ता इसमें कई बार आ गया। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ये भी अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, ऐसे ही चंदा चमके चम चम चिखेजो चंदा चोर, ये भी एक प्रकार से क्या होता है, ये भी आपका अनुप्रास अलंकार में, यानी 4 वर्णों की आवृत्ति या किसी भी वर्णों की आवृत्ति, ठीक है, जब कई बार होती तो वही होता है अनुप्रास। दूसरा उदाहरण है चढ़िकंध कमंधन जोगिनी, अब ये चढ़िकंध कमंधन जोगिनी सद्द मद्द उन्मद्द फिर, अब यहाँ पर द लास्ट में, ठीक है, ऐसे ही कंध कमंधन जोगिनी। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 6 का अनुप्रास है, ये भी अनुप्रास का एक भाग है। इसके अलावा तीसरा है त्रिनयनम त्रिजेटव शीस तृत्यम त्रैरूप त्रैशूल्यम, यहाँ पर क्या है, लाट अनुप्रास है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अनुप्रास के जो शास्त्रीय रूप है कई सारे, उन सभी के अलग अलग वर्णन किया गया है। क्लियर। छंदों की अगर बात की जाए तो छंदों में आप देखते हैं कई प्रकार के छंदों का भी रूप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। छंदों के विविध रूप प्रयोग किए गए हैं। इस काल के साहित्य में छंद योजना में तो मानो एक क्रांति ही आ गई हो, मतलब कि छंदों का कोई ऐसा प्रयोग नहीं जो ना हुआ हो, छंदों का सारे छंदों का प्रयोग हुआ है। भाषा शिल्प की विविधता के अनुसार छंद विधान में भी वैशिष्ट दिखाई देता है। छंदों का जितना विविध मुखी प्रयोग आदिकालीन हिंदी काव्य में हुआ है उतना इसके पूर्ववर्ती काव्य में नहीं हुआ, यानी इससे पहले कभी इतने छंद का प्रयोग हिंदी साहित्य में तो नहीं दिखा। आदिकाल में छंदों का एक प्रकार से बाढ़ सी आ गई मानो। दोहा खास करके इस काल का प्रमुख छंद माना जाता है। दोहा को दूहा कहते थे, बाद में आकर के दोहा हुआ। जैसे दोहा क्या होता है, दोहा की अगर बात करें, जैसे कि आप पढ़ते हैं कौन सा दोहा, कोई भी दोहा आप पढ़ें, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुर सुधारी और वरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊँ कलेश विकार। ये क्या है, दोहा है। दोहा 2-2 लाइनों का होता है, 4 पद होते हैं, जैसे क्या होता है, और दोहा का उल्टा जस्ट सोरठा होता है। ठीक है, अर्धमात्रिक छंद होते हैं दोहा सोरठा। ठीक है, 11-11 मात्राएं पहले तीसरे में और 13 मतलब कि 13-13 मात्राएं दूसरे और चौथे में होती हैं। ऐसे ही सोरठा में थोड़ा उल्टा होता है, 13-13 पहले हो जाती है और 11-11 बाद में हो जाती हैं। अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें दोहे के अतिरिक्त भी कई छंदों का प्रयोग, जैसे सोरठा छंद हो गया, चौपाई, गाहा, छप्पय, अरिल, त्रोटक, तोमर, गाथा, पद्धारी, आर्या, रोला, उल्लाला, घनाछरी, सवैया, कुंडलिया, कबित, आल्हा, हरगीतिका, ऐसे तमाम प्रकार के छंदों का प्रयोग इस काल में हुआ है। इन छंदों का प्रयोग बड़ी कलात्मकता के साथ किया गया है। छंद परिवर्तन में विशेष रूप से कवि कौशल दर्शनीय है, यानी कि कवियों का एक प्रकार से जो कौशल होता है वो छंद वगैरह या अलंकार वगैरह या एक प्रकार से भाषा शैली का प्रयोग करके वो काव्य में चमत्कारिकता उत्पन्न करते, काव्य को और पढ़ने योग्य बनाते हैं। ठीक है, छंद वैविध्य की दृष्टि से पृथ्वीराज रासो जो है ये आदिकाल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें कुल मिलाकर के 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जो कि एक प्रकार से इसको मनोहारी बनाता है, इस रचना को और अच्छे बनाता है। ठीक है, जिसमें 56 छंदों की प्रधानता है। पृथ्वीराज रासो में कौन से छंद ज़्यादा प्रयोग किए गए, 56 छंद। इसलिए कवि चंद बरदाई को छप्पयों का राजा भी कहा जाता है। किसको बोलते हैं, छप्पयों का राजा। ये छप्पयों का राजा ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बना हुआ है 2022 में। छप्पयों का राजा किसको कहते हैं, पृथ्वीराज रासो। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 56 छंद की प्रधानता किसमें है, पृथ्वीराज रासो रचना में है। ठीक है, चंद बरदाई जो है वो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, इसलिए चंद बरदाई को छप्पयों का राजा कहा जाता है। क्लियर। छंद की दृष्टि से रेवा तट समय के कुछ छंद प्रस्तुत हैं, जैसे कि आप देखेंगे ये छंद है आपका, ये छंद कौन सा है भैया, ये छंद है आपका, देखें
तमस तमस सामंत सब, रोष मार्ग पृथ्वीराज, जब लग रूप पुंडीर, वह रोक्यो गोरी साज। ये एक प्रकार से कवित्व में आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा और भी आप छंदों के अगर बात में देखें, ये छंद एक हो गया आपका, ठीक है। ये आपका रेवा तट में छंद है छप्पय हो गया। इसके अलावा कवित्व दूसरा आप देखें, कवित्व ये है जैसे बिंद ललाट प्रसेद, कर्यो शंकर गजराजम, एरापति धरि नाम, दियो चढ़न्य सुरराजम, दानव दल तेह गंजी रंजी उमैया उर अंदर, होय कृपाल हस्त निसंग बस बसगी रुच सुंदर, औलादिता सुतन आय कई रेवा तट बन बित्थरई, और सामंतनाथ सो मिलत इह दहिमय कब उच्चरई। ये एक प्रकार से कवित्व छंद में लिखा गया। इस तरीके से उदाहरण है, अगर आप चाहें तो इसको दे सकते हैं। बाकी अगर आप आसानी से मतलब थोड़ा सा एक आध थू पॉइंट छोटा ध्यान रख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर नहीं भी लिखेंगे तो आप लिख देंगे भाई कि छंदों की दृष्टि से विविधता है, छंद बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं, तमाम प्रकार के छंद जितने भी नाम आपको याद हो सब लिख देंगे। तो इससे एग्जामिनर जो होता है उसको भी सब चीज़ें रटी थोड़ी ना होती हैं। बस ये होता है कि भाई हाँ उसके समकालीन या समक्ष हो तो ज़्यादा बेटर होता है। काव्य रूप कैसा है? काव्य शैलियों और रूपों की दृष्टि से इस काल के काव्य में मुक्तक और प्रबंध के दो प्रमुख रूप मिलते हैं। मुक्तक जो होता है ऐसा काव्य होता है जो गेय काव्य होता है। मुक्तक मतलब कि खुला हुआ, यानी कहीं का भी कोई जो है उठा करके लिख दिया। मुक्तक काव्य बेसिकली एक प्रकार से वैसे लिख दिया जाता है, कोई मतलब उसका ज़्यादा होता नहीं। मुक्तक काव्य का मतलब कहते हैं खुली रचना, किसी के बंधी में नहीं, यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं। प्रबंध जो होता है एक प्रकार से वो बेसिकली एक राजा महाराजा से प्रबंध का, कोई महाकाव्य हो गया, रामचरितमानस वगैरह हो गया, महाकाव्य, ये सब आपके प्रबंध रचना है। मुक्तक खुली परंपरा, तो परंपरा श्रेष्ठ मतलब कि इसका मुक्तक गेय परंपरा का श्रेष्ठतम उदाहरण बीसल देव रासो और पाठ्य पुस्तक का खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं। प्रबंध का पृथ्वीराज रासो है। इन दो रूपों के अतिरिक्त इस काल के साहित्यिक में कोई दूसरा काव्य रूप नहीं पाया जाता है, यानी कि मुक्तक और प्रबंध दो प्रकार के ही काव्य मिलेंगे। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है क्या कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो साहित्य कथ्य और अभिव्यंजना कौशल ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से पर्याप्त संपन्न और उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण है। इस तरीके से हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और एक प्रकार से हिंदी साहित्य के लिए तो बहुत ही आधार का काम करने वाला है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अभी तक आदिकाल के बारे में जाना, आदिकाल की विशेषताओं को, प्रवृत्तियों के बारे में समझा, विस्तार से मैंने आपको बताया, ठीक है। अब थोड़ा सा और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा जो है ये मैं क्वेश्चंस के बारे में आपको बता दूं कि क्वेश्चंस कौन कौन से आपकी परीक्षा में जो है आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, एक मिनट रुकेंगे, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है और ये प्रश्न परीक्षा में 100% आने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए बेसिकली इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या आ चुका भैया। पहला प्रश्न है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखें पहला प्रश्न है, अब लगाएंगे सभी लोग उत्तर। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया किसके द्वारा? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया मतलब अंग्रेजी में नहीं, उर्दू में भी नहीं लिखा गया, फ्रेंच भाषा में, पुर्तगाली में नहीं, फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच के ही साहित्यकार थे। फ्रेंच के कौन? उनका नाम था गारसा दतासी। गारसा दतासी ने द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी जो ग्रंथ लिखा है वो इन्हीं का है, किसका? गारसा दतासी का, ठीक है। तो ये एक प्रकार से फ्रेंच भाषा में लिखा गया। दूसरा प्रश्न है, गारसा दतासी कृत साहित्य का इतिहास, जिसे वस्तुतः इतिहास कहना संगत नहीं है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है भैया? इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। ये एक प्रकार से गारसा दतासी का ग्रंथ है जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया और पहला ग्रंथ है। मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी है? तो ये एक प्रकार से जो है किसकी है? जॉर्ज ग्रियर्सन की है, ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा क्वेश्चन से, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? बताएं। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कौन सी? हिंदी साहित्य की भूमिका, ध्यान रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा क्वेश्चन आपसे बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास लेखक नहीं है? इनमें से इतिहास लेखक कौन सा नहीं भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए इनमें से कौन इतिहास लेखक नहीं है? देखें डॉक्टर शिव सिंह सेंगर, ये हैं, बिल्कुल हैं। शिव सिंह सरोज इनकी पुस्तक है, शिव सिंह सरोज, ठीक है। ऐसे ही डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी भी इतिहास लिखते हैं और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल तो आप जानते होंगे, ये भी लिखते हैं, ठीक है। आदिकाल को आदिकाल इन्होंने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं ये एक प्रकार से एक कवि हैं, ये इतिहास लेखक नहीं हैं हिंदी साहित्य के।
पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। पांचवा प्रश्न, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो इतिहास ग्रंथ लिखा है उसका क्या नाम है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है भैया? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न इन्हीं की है, ठीक है, क्लियर। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी है? हिंदी साहित्य की भूमिका ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी। हिंदी साहित्य की भूमिका में क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो ये बात, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। छठा प्रश्न आप देखेंगे, यानी कि अभी तक जो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, यानी कि आज मतलब कि तीनों की चैप्टर की जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आज की वीडियो के माध्यम से मैं देख ले रहा हूँ। बाकी जो चैप्टर्स आएंगे आपके चैप्टर नंबर 4, उसकी जो वीडियोज़ होगी मैं उसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उसी वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के भी मतलब कि टेस्ट लूँगा। काल विभाग का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था किसके द्वारा? बताओ भाई सभी लोग। काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो काल विभाजन का प्रयास सबसे पहले किसके? तो काल विभाग का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था गारसत्तासी के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 7वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 7वां क्वेश्चन से, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ के उपरांत किस विद्वान का दूसरा उल्लेखनीय इतिहास एक प्रकार से माना जाता है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद की अगर बात की तो उसके बाद में मिस्र बंधुओं का ग्रंथ आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन से, भक्ति काल की सही समयावधि कौन सी है? भक्ति काल की सही समयावधि की अगर बात की है तो 1315 से लेकर के 1700 ईस्वी तक का जो समय काल है वो एक प्रकार से भक्ति काल का समयावधि माना जाता है। अगला क्वेश्चन से, किस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है बेसिकली भक्ति काल को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चले भाई, चले 10वां क्वेश्चन से, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल का नामकरण किया। बताएं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल को क्या कहा? उन्होंने आदिकाल कहा। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। राहुल शंकरत्यान ने सिद्ध सामंत काल कहा था शायद। अगला क्वेश्चन से, बौद्धों के द्वारा रचित अभ्रंश साहित्य कहलाता है। बौद्धों के द्वारा रचित जो साहित्य देखिए, नाथ साहित्य जो है ये एक प्रकार से किसके द्वारा? देखिए, सिद्ध साहित्य जो है आपका, जैन साहित्य जैन मुनियों का है, ठीक है। बौद्ध साहित्य तो कहा नहीं जाता, सिद्ध साहित्य कहते हैं उसको। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यानी सिद्ध साहित्य जो है वो एक प्रकार से क्या है भैया? सिद्ध साहित्य बौद्धों के द्वारा रचित अभ्रंश साहित्य कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन से, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। शुरुआत में ही जब मिस्र बंधुओं का मैंने कैटेगराइजेशन किया था तो उसमें बताया था इस प्रश्न को। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे बन सकता है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल को क्या कहा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल को क्या कहा भैया? श्रृंगार काल कहा था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम कहीं पर है? बिल्कुल, ये नहीं बताया था मैंने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन से 15 नंबर, आदिकाल को अभ्रंश काल किसने कहा? बताएं, आदिकाल को अभ्रंश काल कहने वाले विद्वान कौन है भैया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था। क्या? गुलेरी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के अभ्रंश काल कहा था किसको? आदिकाल को, हिंदी साहित्य के, ठीक है। प्रश्न ध्यान रखेंगे, ये सब प्रश्न एक प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखेंगे, आदिकाल को आधार काल मानने के पक्षधर कौन हैं? आदिकाल को आधार काल कौन कहते हैं? आदिकाल को आधार काल मानने में मिस्र बंधुओं का एक प्रकार से अग्रणी योगदान है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संदेश रासक किस प्रकार की रचना है? संदेश रासक बेसिकली अब्दुल रहमान की रचना है और ये एक बिरह काव्य है, ठीक है। किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है और बिरह काव्य है ये, क्लियर। प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है अब्दुल रहमान की रचना, ठीक है, संदेश रासक। 18 नंबर क्वेश्चन से, आदिकालीन साहित्य में कौन सा पक्ष लुप्त मिलता है? तो आदिकालीन एक प्रकार साहित्य में जो राष्ट्रीय चेतना है वो नहीं मिलती। भक्ति, श्रृंगार और प्रकृति का वर्णन है लेकिन राष्ट्रीय चेतना का वर्णन नहीं मिलता है। संकुचित राष्ट्र का या राष्ट्रवादिता का संकुचित दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन से, कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक विवादित रहा है इनमें से? बीसलदेव रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो या परमाल रासो? सबसे विवादित जो रहा है वो एक प्रकार से कौन सा रहा? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो है सबसे विवादित ग्रंथ रहा है, क्योंकि इसके जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो मैच नहीं करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 20 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, 20वां क्वेश्चन है। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। प्रश्न है, उस प्रसिद्धि ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें महोबा के वीरों आल्हा उदल के युद्धों का वर्णन किया गया है। बताएं कौन सा है वो? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वो है आपका परमाल लासो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परमाल लासो को ही आलखंड कहते हैं, जगनिक ने इस रचना को लिखा है।
21 नंबर क्वेश्चन से पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर है, उसका सहयोगी रस कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो का जो सहयोगी रस है मैंने आपको बताया था कौन सा है, बिल्कुल श्रृंगार रस सहयोगी रस है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन से पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की किस श्रेणी में आता है? तो ये बताइए किस श्रेणी में आता है भैया? श्लिष्ट महाकाव्य है, या फिर एक प्रकार से कलात्मक महाकाव्य है, रीतिबद्ध काव्य है, या विकासशील काव्य है? तो ये एक प्रकार से विकासशील महाकाव्य की श्रेणी में आता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन से और लास्ट क्वेश्चन से परमाल रासो का प्रधान रस क्या है? परमाल रासो जो ग्रंथ है इसका प्रधान रस है वीर रस, ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आगे चल करके हम चौथे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें भक्ति काल के बारे में जानूंगा मैं। भक्ति काल में बेसिकली हम भक्ति काल की पहले वर्णन करेंगे, भक्ति काल की सिचुएशन को समझेंगे, फिर उसके बाद भक्ति काल में जो पहला काल आपका है खास करके निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा उसके बारे में जानेंगे, फिर निर्गुण एक प्रकार से जो प्रेमाश्रयी उसको जानेंगे, फिर उसके बाद में सगुण भक्ति शाखा के बारे में देखेंगे। सगुण भक्ति शाखा में बेसिकली हम कृष्ण भक्ति शाखा को समझेंगे, उसके बाद में फिर राम भक्ति शाखा को जान लेंगे। तो इस तरीके से भक्ति काल हमारा संपन्न हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम रीतिकाल के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में रीतिकाल जो समाप्त कर देंगे उसके बाद में फिर हम आधुनिक काल में आएंगे, फिर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, ठीक है, प्रगति युगवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ठीक है, साठोत्तरी कविता, सबके बारे में समझ लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहें। ओके, धन्यवाद।